विवान आर्या की सगाई होने के बाद अगला दिन सुबह का समय। सगाई की रात के बाद पूरी चाल में आज भी एक अलग ही रौनक थी। हर कोई कल की खुशी को याद कर रहा था, साथ ही सब विवान की तारीफ भी कर रहे थे। विद्या जी ने नाश्ते के लिए पूरी स्टोरी बनाई थी। आर्या किचन में अपनी आई की मदद कर रही थी, लेकिन उनका मन अब भी बीती रात की बातों में उलझा हुआ था। अगर कोई तुम्हारे अपनों का अपमान करेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आर्या, विवान के कहे शब्द की उसे बार बार याद आ रहे थे। क्या सोच रही है ताई? दिशा ने उसकी तंद्रा भांग की। कुछ नहीं, आर्या ने जल्दी से बात टाल दी। लेकिन दिशा उसे अच्छे से जानती थी। वो मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, जरूर जीजू के बारे में सोच रही होगी, जीजू है ही इतने अच्छे। आर्या ने उसे घूरा, तू चुप करेगी या नहीं? दिशा हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, मैं चुप। पर एक बात कहूँ कहूँ क्या? क्या? आर्या ख्यालों में खोई हुई बोली, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात उनकी आंखों में साफ दिखती है। दिशा बोली। आर्या उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, किताबें पढ़ने की जगह आंखें तो नहीं पढ़ने लगी तू। मैं कहती हूँ अगर तू फेल हुई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आई बड़ी। दिशा का मुंह बन गया। राठौड़ मेंशन। उधर राठौड़ परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर था। कल जो हुआ उसे लेकर कई लोग खुश नहीं थे, खासकर विमला जी और शीतल जी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के दौरान विमला जी गुस्से में बोली, भाभी आपका बेटा अब हमें भी नीचा दिखाने लगा है। सुषमा जी ने गहरी सांस ली। जी, आप बात को बेवजह बढ़ा रही है, विवान ने कुछ गलत नहीं कहा था। अच्छा, विमला जी ने तीखी नजरों से देखा, तो अब हम भी चाल की उन औरतों का पक्ष लेगी? बुआ जी, विवान की आवाज़ टेबल पर गूंज उठी। सभी ने उसकी तरफ देखा। अगर आप ये सोच रही है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप अपना पक्ष साफ कर दूं। हाँ, मैं हमेशा आर्या और उसके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा, विवान बोला। लेकिन क्यों? शीतल जी ने जलते हुए कहा, तुम्हें आर्या से कहीं बेहतर लड़की मिल सकती है। पता नहीं तुम्हें उस चाल वाली लड़की में क्या दिखा? दादी बोली, शीतल बहू, थोड़ा जुबान संभाल कर बोलो। आर्या हमारे घर की बहू बनने वाली है और जो कल विवान ने किया वे सब बिल्कुल सही किया था। और अब इस बात पर कोई और बहस नहीं होगी। शादी की तैयारियां करो, बस कुछ और दिन ही है। रुपये। दादी के फरमान के बाद पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सुषमा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन विमला जी और शीतल जी के चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। दादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी क्योंकि शादी में बस एक हफ्ता ही रह गया था। एमराल्ड हाइट्स यूनिवर्सिटी। दूसरी तरफ कॉलेज में फाइनल एग्जाम की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जिससे आर्या की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। आर्या क्लासरूम में थी और तभी उसके पास आदित्य आकर बैठ गया और नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोला, मैं तुमसे नाराज हूँ, तूने मुझे सगाई में नहीं बुलाया। आदित्य की बात सुनकर आर्या उसे देखने लगी। वो बोली, वे सगाई का फंक्शन छोटा सा ही तो था, मुझे लगा शायद तू ना आए। आदित्य ने आर्या के सिर पर चपत लगाते हुए बोला, मैंने तुझे दिल से अपना दोस्त माना है, समझी? आर्या अपना कान पकड़कर बोली, सॉरी, लेकिन बाकी के सारे फंक्शन में तुझे और मोहिका दोनों को ज़रूर आना है। मोहिका जो अभी अभी वहाँ आई थी और वे बैठते हुए बोली, अगर तू ना भी कहती तब भी हम आते ही। लेकिन अगले हफ्ते से ही हमारे एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तू सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? आर्या को ज़्यादा टेंशन नहीं थी क्योंकि उसने सारी पढ़ाई पहले से ही पूरी की हुई थी। वे बोली, सब हो जाएगा। शाम का समय। राठौड़ इंडस्ट्रीज। विवान अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। विवान कॉल पिक करते हुए बोला, हेलो। तभी सामने से किसी की हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर विवान की पकड़ फ़ोन पर कस गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो आवाज़ से ही समझ गया था कि सामने कौन है। विवान का गुस्सा तुरंत बढ़ गया और उसकी आंखों में जलती हुई आग सी नजर आने लगी। वो फ़ोन पर हल्का सा दबाव डालते हुए बोला, तुम मिस्टर सिंघानिया, ये क्या हरकत है? फ़ोन की दूसरी ओर से हंसी की आवाज़ और गहरी हुई, विवान, इतना गुस्से में क्यों हो? नुकसान तो तुमने मेरा किया, फिर भी मैं तुमसे हंसते हुए बात कर रहा हूँ। विवान ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे लहजे में बोला, फ़ोन क्यों किया? क्यों, मैं अब तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकता विवान? मिस्टर सिंघानिया ने मजाक करते हुए पूछा, तुमने मेरी योजना का पर्दाफाश किया और अब तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम अपने परिवार को बचा पाओगे? विवान की नजरें अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि किससे खेलना है और किससे नहीं। तुम बस अपना समय देखो सिंघानिया, और अगर बात मेरे परिवार तक आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है विवान, मैं देखूंगा, लेकिन तुम्हें जो खोने से डर रहे वे तुम्हारे करीब आ चुका है। देखो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। विवान ने फ़ोन की कॉल काट दी और अपनी कुर्सी पर झुकते हुए
सिर को थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा ही भाव थे और उसे डर था कि कहीं उसके परिवार को नुकसान न पहुंचे। मेरी कमजोरी आर्या नहीं, मुझे उसका ध्यान रखना होगा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। उस सिंघानिया का कुछ करना होगा। कुछ दिन बाद, अब शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे। आज दोनों की हल्दी का फंक्शन था जो राठौड़ परिवार में होने वाला था। एवं अब सारे फंक्शन ही राठौड़ परिवार में होने वाले थे। हल्दी की रस्म को लेकर सभी में जोश था। राठौड़ मेंशन में हल्दी की तैयारियां जोरों शोर पर चल रही थी। हर कोने में रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे और खुशबू से पूरा घर महक रहा था। राठौड़ मेंशन का गार्डन एरिया पूरी तरह से सज चुका था। पीले और सुनहरे रंग के झूले, फूलों की सजे हुए दरवाजे और हल्दी के फूलों की महक महक से पूरा माहौल अलग ही रौनक भरा हुआ था। सिंघानिया की धमकी के बाद विवान ने पूरे मेंशन की सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। विवान और आर्या दोनों ही जल्दी हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो रहे थे। आर्या हल्दी की रस्म के लिए अपने परिवार के साथ बैठी थी। उसने हल्दी का पारंपरिक पीला जोड़ा पहना हुआ था जिसमें हल्की गुलाबी कढ़ाई की हुई थी। साथ ही उसने फूलों से बनी हुई ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म और खुशी का मिश्रण था। वहीं विवान अपने कमरे में था जहां उसकी हार्दिक और आरोह भी बैठे हुए थे। वे आजकल विवान को छेड़ने में कोई कसर नहीं छेड़ रहे थे। विवान ने हल्दी के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता और पीले रंग की धोती पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी जो उसकी गहरी आंखों में एक अलग ही चमक लगा रही थी। नीचे गार्डन में सब मस्ती कर रहे थे। बाकी घर वालों ने भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हिमानी और विधि किचन में हल्दी तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों को गार्डन एरिया में लाया गया जहां हल्दी की रस्म होने वाली थी। आर्या को देखते ही विवान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। आज उसकी आंखों में जो गंभीरता और तनाव था वो गायब हो चुका था। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी लेकिन उसके दिल में भी बहुत कुछ चल रहा था। दोनों को एक साथ बैठाया गया और हल्दी की थालियां उनके सामने रखी गई। आर्या थोड़ी शर्मीली नजर आई लेकिन विवान का चेहरा अब भी उतना ही गंभीर था। हालांकि उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान उसकी आंखों में बसी हुई थी लेकिन फिर भी विवान ने अपने आप को गंभीर बनाए रखा। एक एक करके सब घर वाले आगे आए और दोनों को हल्दी लगाते हुए सुखी जीवन का आशीर्वाद देने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों की हल्दी की रस्म हो गई। जैसे ही रस्म पूरी हुई, आरव और व्योम दोनों बाल्टियां ले आए जिसमें हल्दी वाला पानी था और फिर गार्डन में शुरू हो चुकी थी हल्दी की होली। साथ ही सब बहुत डांस कर रहे थे। अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हार्दिक और हिमानी ने विवान और आर्या को भी भीड़ के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों पहले तो थोड़ा संकोच करते हुए एक दूसरे को देखने लगे लेकिन जैसे ही लोगों ने उन्हें घेरे में लिया और डांस करना शुरू किया उनकी शर्म कम होने लगी। विमान ने आर्या को हल्का सा देखकर मुस्कुराया और फिर दोनों ने के चेहरे पर हल्दी का रंग चढ़ गया। वे दोनों अब एक दूसरे को हल्दी की बाल्टी से भीते हुए हंसी में डूबे हुए थे। गाने की धुन पर सब लोग एक साथ घूम रहे थे और वाकई ये पल बहुत खास और यादगार बन गया। आर्या की मुस्कान ने विमान के दिल को छुआ जबकि विमान का गुस्सा अब धीमा पड़ चुका था। हल्दी की होली में खोकर दोनों के बीच की खामोशी जैसे एक नए रिश्ते की शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी। इस हंसी खुशी के माहौल में हल्दी की बौछार और डांस करते हुए दोनों के बीच जो अनकहा तनाव था ये धीरे धीरे घुलता हुआ महसूस हो रहा था। करीब 2 घंटे तक सबने खूब मस्ती की। उसके बाद सुषमा जी जो बीच में आते हुए बोली, चलो अब बस करो और जाकर नहा धो लो। देखो सबने क्या हालत बनाई है, कोई पहचान में भी नहीं आ रहा। विवान अपने रूम में चला गया और आर्या अवनी के रूम में चेंज करने के बाद सब वापस गार्डन एरिया में आ गए। अब गार्डन एरिया में पूरी तरह से साफ था और अब वहां खाने का इंतजाम किया गया था। दोपहर का लंच हल्दी की मस्ती के बाद और खास लग रहा था। सबने मजे से तरह तरह के पकवान खाए। माहौल अभी भी हल्का फुल्का था। लोग हल्दी के मजेदार पलों को याद करके हंस रहे थे। आर्या हल्के गुलाबी सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्दी का हल्का सा रंग उसकी चमकती त्वचा पर अब भी नजर आ रहा था जिससे उसका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर कर आ रहा था। उसकी कलाई पर अब भी हल्दी की हल्की महक थी जो बार बार याद दिला रही थी कि अब शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। विवान पीसब के साथ गार्डन में बैठा था लेकिन उसकी नजरें बार बार खुद ब खुद आर्या की तरफ चली जाती थी। ये बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा जिससे पहली बार उसे इस तरह निहारने का मौका मिला हो या फिर मैं पूरी तरह से आर्या को अपनी नज़रों से मैं बसाना चाहता हूँ। लंच खत्म होने के बाद धीरे धीरे मेहमान अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। आर्या भी अपनी आई और भाई बहनों के साथ अपने घर जाने लगी।
भाभी कल मिलते हैं, अनी ने मुस्कुराकर कहा। आर्या ने मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और फिर पलट कर देखा। विवान वहीं खड़ा था, हाथ जेब में डाले उसे जाते हुए देख रहा था। एक पल को उनकी नजरें मिली और जाने क्यों आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। विदाई का वक्त आते ही माहौल थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि शादी के बाद वे हमेशा के लिए यहाँ रहने वाली थी, लेकिन फिर भी ये एहसास कि अब कुछ ही दिन उसके मायके में बचे हैं उसके अंदर तक छू गया। ईवान अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था। जब आर्या घर जाने के लिए कार में बैठी, उसकी नजरें जाने क्यों खुद ब खुद आर्या पर टिक गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब सच में वे शादी करने जा रहा है। कल उसे यहाँ फिर आना था, हल्दी की रस्म के लिए। आर्या उसकी आई और बाकी सब जाकर कार में बैठ गए। विवान दूर खड़ा एक्सप्रेशन लेस उन्हें जाते हुए देख रहा था। अगले दिन आर्या सुबह जल्दी उठ गई। आज उसकी मेहंदी थी और इस फंक्शन के लिए वे बहुत उत्साहित भी थी और थोड़ी नर्वस भी। दूसरी और खास बात, शादी वाले दिन ही उसका पहला एग्जाम था, इसलिए वे पढ़ने बैठ गई। क्योंकि मेहंदी का फंक्शन शाम को होने वाला था, तो उसके पास पढ़ने के लिए बहुत समय था। विद्या जी राठौड़ मैंशन लेकर जाने के लिए घर पर ही तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी, जिसमें उनकी मदद श्रुति और दिशा कर रही थी। इसी तरह दिन बीत गया और शाम हो गई। आर्या ने बिना अपनी बुक्स रख दी और मेहंदी के लिए रेडी होने लगी। दिशा और श्रुति भी रेडी हो चुकी थी। विपुल अभी भी घर नहीं था। ये बाद में सीधा राठौड़ मैंशन पहुंचने वाला था। विद्या जी और शांता जी भी जाने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर में आर्या भी तैयार होकर नीचे आ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विद्या जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसने ड्राइवर वाले कपड़े पहने हुए थे। वे आदमी बोला, मैम, विवान सर ने गाड़ी भिजवाई है। विद्या जी बोली, आप चलिए, हम सब 5 मिनट में आते हैं। थोड़ी देर में सब नीचे आ गए। वहां 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। एक में गार्ड थे और दो उन सब के लिए। सब गाड़ियों में बैठ गए और गाड़ियों का काफिला रवाना हो गया राठौड़ मैंशन के लिए। राठौड़ मैंशन मेहंदी की धूम। राठौड़ मैंशन को आज फिर से खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की महक और से सजे हुए मंडप की रौनक थी। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मेहमान आ रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाजें माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। आर्या जैसे ही अंदर आई, उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। वे सब कुछ देख रही थी कि तभी थोड़ा ध्यान से चलो, कहीं गिर न पड़ो। की आवाज आई, जो ना जाने कब से आर्या के आने का वेट कर रहा था। आर्या ने सिर उठाया और देखा, विवान पहले से ही तैयार होकर नीचे आ चुका था। हल्के हरे रंग का कुर्ते पजामे में वाकई वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वही आर्या ने हल्के हरे रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जिसमें सुनहरी कढ़ाई वाला डिजाइन थे। उसके खुले घुंघराले बालों में गजरा लगा था, जो उसकी सादगी को और निखार रहा था। हल्का मेकअप, आंखों में काजल और गुलाबी होंठ उसे परी जैसा दिखा रहे थे। उसकी गोरी हथेलियों पर मेहंदी लगने वाली थी, जिस पर उसके सैया जी का नाम लिखा जाने वाला था। विवान को देखकर आर्या की नजरें तो पलके झपकाना ही भूल गई। तभी वहां हिमानी आई और उन्हें एक दूसरे में खोया देख बोली, शादी के बाद जितना देखना है एक दूसरे को जी भर कर देखना, लेकिन फिलहाल मेहंदी का टाइम हो रहा है। वैसे भी दुल्हन को मेहंदी लगने का टाइम लगता है। दूल्हे राजा बोलकर हिमानी आर्या को वहां से अपने साथ ले गई। आर्या ने एक बार भी पीछे मुड़कर विवान को देखा। आर्या के जाते ही विवान, जिसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी, भी अब गायब हो चुकी थी। वो एक बार सब चीजों की खुद तसल्ली करना चाहता था। इसकी पूरे मेंशन का जायजा ले रहा था। उसको इतना परेशान देखकर हार्दिक उसके पास आ गया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंघानिया जैसा कुत्ता सिर्फ भौंकना जानता है, वे कुछ नहीं कर पाएगा। हम है ना। दूसरी तरफ हिमानी ने आर्या को बीचों बीच रखे बड़े सोफे पर ले जाकर आर्या को बिठा दिया। सोफे के आसपास भी फूलों की बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी। वहां पर पहले ही मेहंदी आर्टिस्ट बैठी हुई थी। आर्या के आते ही उन्होंने सबके हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी। अवनी और दिशा भी पास बैठी थी। नाम छुपाना मत भूलना दी, दिशा ने शरारती लहजे में कहा। नाम छुपाने की क्या जरूरत, देख लेना भाई, खुद ढूंढ लेंगे, अवनी ने हंसते हुए कहा। आर्या मुस्कुरा दी, लेकिन विवान कहाँ ढूंढेगा, ये सोचकर ही उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उधर विवान हार्दिक, व्योम और आरव के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आर्या पर जा रही थी। हार्दिक ने नोटिस कर लिया कि उसके कान में फुसफुसाया, भाई तू नजरें घुमाना बंद कर, नहीं तो सब समझ जाएंगे कि तू पहले ही हारा हुआ है। बकवास मत कर, विवान ने हल्की झुंझलाहट में कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे आज तुझे अपनी होने वाली पत्नी के हाथों में अपना नाम ढूंढना पड़ेगा, तैयार रहे।
हार्दिक ने मुस्कुराते हुए कहा। विवान ने बस हल्का सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें फिर से बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी जिसकी हथेलियां अब महकती हुई मेहंदी से भर चुकी थी। क्या ये मेहंदी का रंग उनके रिश्ते की उनकी मिठास को और गहरा कर देगा? एक तरफ आर्या के दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी लग रही थी, तभी सुषमा जी और दादी जी व्यंजन के अंदर आए और सब लड़कियों को देखते हुए बोली, क्या क्या बात, ना ना कोई ना कोई नाच ना कोई गाना, इतनी सूखी सूखी मेहंदी। दादी बोली, तुम्हारी उम्र में हम रस्म की रौनक हुआ करते थे और तुम आज के बच्चे अभी से थक कर बैठ गए। ये सुनते ही अवनी और दिशा ने तुरंत म्यूजिक ऑन किया और गाने की धुन बजते हुई माहौल में फिर से जोश आ गया। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी में लाली, कहीं सखिया अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। अवनी और दिशा ने डांस करना शुरू किया। मेहंदी में रचने वाली है, हाथों में गहरी लाली है, सखिया अब कलियां, हाथों के खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। वे हरियाली बनो, ले जाना तुझको गुया आने वाले हैं। सैया धमेके ओके भैया बाइया, गूंजेगी सहनाइया। अंग नई मेहंदी रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखिया अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। सभी लड़कियों एक साथ झूम उठी। अवनी, दिशा, हिमानी और विधि ने सबसे पहले डांस फ्लोर संभाल लिया। मेघा और श्रुति भी मेघा और श्रुति भी उसके साथ शामिल हो गई। दादी जी जो आर्या के पास बैठी हुई थी, वे उसकी बुलाई लेने लगी। गाजे बाजे, बाराती घोड़ा गाड़ी और हाथी हाथी को लाएंगे साजन तेरे, आंगन हरियाली बन्नी तेरी मेहंदी। वे देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वे, पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी मेहंदी रूप सवारे, हो मेहंदी रंग निखारे, हो हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। हिमानी और विधि हल्के से आर्या का हाथ पकड़कर ले आई और उसे बीचों बीच खड़ा कर दिया और खुद उसके आसपास घूमते हुए नाचने लगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखिया अब कलिया, हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। सबने डांस खत्म किया। उसके बाद आर्या जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। दादी जी ने हंसते हुए कहा, अब ऐसे कैसे चलेगा, लड़कों भी को भी तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ये सुनकर हिमानी हार्दिक व्योम आदित्य और आरव को पकड़कर डांस फ्लोर पर खींच कर ले आई और अपने बाल झटकते हुए बोली, तो क्या बोलते हो जाए मुकाबला, गर्ल्स वीएस बॉयज, हो जाए मुकाबला। हिमानी के इस चैलेंज पर सब लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हार्दिक ने ठेठ अंदाज में बोला, पीछे करते हुए कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड लेडीज। गाने की बीट बदली और अब गाना बजने लगा। साजन जी घर आए, लड़कियां तालियां बजाने लगी और सबसे पहले अवनी, दिशा, हिमानी और विधि ने धमाकेदार एंट्री ली और सब मिलकर परफेक्ट स्टेप्स कर रही थी, जैसे पहले से ही प्रैक्टिस की हो। हार्दिक, व्योम और आरव आदित्य ने भी अपनी कमर कस ली। हार्दिक ने चुटकी लेते हुए कहा, अब देखो असली धूम। अब गाना बदला, गला गुड़िया और लड़कों ने ग्रुप में धांसू परफॉर्मेंस दी। सब तालियां बजाने लगे। घर की सब बड़ी बूढ़ी औरतें भी खुद को रोक नहीं पाई और झूमने लगी। आर्या की आय शांत थी। शांता जी भी खूब ठुमके लगा रही थी। तभी हिमानी बोली, अब सबसे बड़ा मुकाबला कौन जीतेगा? हार्दिक ने हंसते हुए कहा, सिंपल है, जो दुल्हा दुल्हन को स्टेज पर नचाएगा वही जीतेगा। अब सबकी नजरें एक ही तरफ घूमी, विवान और आर्या पर। आर्या तो पहले ही संकोच में थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं आना, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। लेकिन हिमानी और अवनी ने आर्या को पकड़ लिया और उधर हार्दिक और व्योम ने विवान को गाना बजा, मेहंदी लगा के रखना। विवान पहले थोड़ा असहज था, लेकिन जब उसने आर्या को झिझकते हुए देखा तो हल्का मुस्कुराया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सब खुशी से झूम उठे और लड़कियां चिल्लाई, हम जीत गए। हार्दिक ने माथा पकड़ लिया, यार ये चीटिंग है। सब हंसने लगे, लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था और विवान की नजरों में कुछ ऐसा था जो आर्या को खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। वही सब झूम रहे थे, लेकिन असली रौनक उन दोनों के दिलों में थी, जो धीरे धीरे इस रिश्ते को सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि दिल का भी बनाने लगा था। रात गहराने लगी थी, लेकिन मेंशन में अब भी रौनक बनी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन अब भी शबाब पर था। हर कोई खुश नजर आ रहा था, लेकिन आर्या का दिल कुछ अलग ही धड़कनों पर धड़क रहा था। उसकी हथेलियों में सजी मेहंदी की महक हवा में घुल रही थी और उन हाथों में छुपा नाम विवान एक अनजानी खुश विवान
एक अनजानी खुशी दे रहा था। वहीं विवान ने भी शगुन के तौर पर हल्की सी मेहंदी लगवाई थी और उसके हाथों पर एक खास डिजाइन बना था। दूल्हा और दुल्हन की छोटी सी आकृति जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। डिजाइन के ने ठीक नीचे मेहंदी आर्टिस्ट ने आर्या विवान नाम लिखा था। विवान इसे बस एक रस्म समझकर बैठा था, लेकिन जब उसने अपनी हथेली पर यह डिजाइन देखा तो अनजाने में एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। हार्दिक ने उसका हाथ पकड़कर चिढ़ाया, वाह भाई, लगता है तेरी मेहंदी तो आर्या से भी ज्यादा खास हो गई। आरव ने मजाक में कहा, अब इस हाथ को तो तब तक मत धोना जब तक भाभी इसे खुद अपने हाथों से न धो दे। ईवान ने हल्की झुंझलाहट में हाथ पीछे किया और बोला, बकवास बंद कर। लेकिन उसकी मुस्कान और हल्के लाल पड़ती कानों की रंगत कुछ और ही बयां कर रही थी। उधर आर्या ने भी ये सुना और अनायास ही उसकी नजर विवान के हाथों की तरफ चली गई। जब उसने दोनों के नाम को एक साथ लिखा देखा तो अनजाने में ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। शायद ये नाम अब सिर्फ मेहंदी तक ही सीमित नहीं रहने वाला। विवान ने बस एक नजर उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अब मेहंदी की रस्म लगभग पूरी हो चुकी थी। सब थक चुके थे, लेकिन दिलों में एक अलग ही खुशी थी। चलो अब कल संगीत की तैयारी करनी है, हिमानी ने जोश में कहा। अनी ने तुरंत कहा, और कल का फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस दुल्हा दुल्हन का होगा। आर्य ने हैरानी से देखा। क्या? विवान ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की सी स्माइल दी, जैसे ये इशारा कर रहा हो कि अब आर्या को इस नई जिंदगी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। सारे अभी भी मौज मस्ती में लगे हुए थे, तभी आर्या किसी काम से मेंशन के अंदर चली गई। वे अंदर जा रही थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। आर्या चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, किसी ने उसे एक कोने में खींच लिया। उसकी पीठ दीवार से जा टकराई और सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि विवान था। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विवान ने बिना कुछ कहे बस अपनी आंखों से उसे देखा। उसकी गहरी निगाहों में एक अजीब सा असर था, जैसे आर्या खुद को असहज महसूस करने लगी। क्या हुआ? आर्या ने हकलाते हुए पूछा। विवान ने धीरे से उसका हाथ उठाया और उसकी मेहंदी भरी हथेलियों को देखा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, नाम तो छुपाया था, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा आर्या। आर्या की आंखें चौड़ी हो गई। आप? विवान थोड़ा और करीब झुका। इतनी जल्दी डर गई? फिर वे हल्के से फुसफुसाया, मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, प्यार इतना ही गहरा होता है। देखते ही तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ता है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें झुक गई और गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। विवान उसकी झिझक से थोड़ा और मुस्कुराया और धीरे से बोला, आज तो छोड़ देता हूँ, लेकिन शादी के बाद भागना मत। मिसेस राठौड़, कहकर उसने आर्या के फोरहेड पर किस की और उसके हाथ छोड़कर वहां से चला गया। आर्या अब भी वहीं खड़ी थी, दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही विवान था जिसने कभी कहा था कि वे शादी को बस एक समझौता मानता है। आर्या अब भी वहीं खड़ी थी, विवान की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी धड़कनें भी तेज धड़क रही थी और हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी, जबकि अभी कुछ देर पहले ही मेहंदी लगवाई थी। मिसेस राठौड़, विवान के कहे ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए करने की कोशिश करने लगी। उसे वापस फंक्शन में जाना था, नहीं तो अवनी और हेमानी उसे ढूंढती हुई यहीं आ जाती। वे जल्दी से अपने कदम बढ़ाने लगी, लेकिन दिमाग अब भी उसी पल में अटका हुआ था। फंक्शन खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मेहमान अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरों के सामने अब भी वही घूम रहा था, आर्या का झुका हुआ चेहरा, उसकी गहरी मेहंदी से सजी हथेलियां और उसके चेहरे पर आई हल्की सी लाली। हार्दिक ने सही कहा था, वे हार चुका है और उसे और उसे इस हार से कोई ऐतराज भी नहीं था। वो उठकर खिड़की के पास गया और हल्की ठंडी हवा में गहरी सांस ली। बस 2 दिन और फिर सब बदल जाएगा, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ आर्या और उसकी फैमिली भी अपने घर जा चुकी थी। सुषमा जी और दादी ने उन्हें वहीं रुकने के लिए बहुत जोर दिया था, लेकिन विद्या जी ने मुस्कुराकर कहा, शादी में तो वैसे भी बेटी हमें छोड़कर आपसे के पास ही रहने वाली है। कम से कम यह आखिरी रातें तो अवे अपने मायके में बिता ले। दादी जी ने भी उनकी बात समझी और प्यार से आर्या का माथा चूमा और बोली, ठीक है, लेकिन कल समय से आ जाना। आर्या ने सिर हिलाया और फिर अपने परिवार के साथ घर आ गई। आर्या का घर आधी रात के 12 बज चुके थे, लेकिन आर्या की आंखों से नींद को सो दूर थी। वे बाहर बैठी हुई थी, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। विवान ने उसका नाम उसकी मेहंदी में ढूंढा तो क्या सच में विवान ने देखा था, या फिर अवनी और दिशा मजाक कर रही थी? उसने अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को ध्यान से देखा। हिना की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। तभी उसकी फोन की स्क्रीन जगमगाई। आर्या,
आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए मैसेज खोला। विवान, मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया है, सुना है। इसका मतलब होता है कि दूल्हा बहुत प्यार करता है। आर्या की सांसें अटक गई और उसने टाइप करना शुरू किया। देखते हैं, लेकिन फिर तुरंत डिलीट कर दिया। तभी फिर से मैसेज आया, विवान सो जाओ, थक रही होगी। आर्या ने फोन को सीने से लगाया और धीरे से मुस्कुरा दी। उसकी मेहंदी सच में गहरी हो रही थी। अगला दिन सुबह का समय। आज का दिन बहुत खास था। शाम को संगीत सेरेमनी थी और कल सुबह आर्या का पहला एग्जाम था। फिर रात को शादी। आर्या सुबह जल्दी उठ गई। सबसे पहले उसने पढ़ाई की, क्योंकि वे चाहती थी कि उसकी शादी की तैयारियों के बीच उसका ध्यान एग्जाम से ना भटके। विद्या जी ने देखा कि आर्या पढ़ाई में डूबी हुई है, तो उसके लिए बादाम वाला दूध लेकर आई। आर्या बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन आज तुम्हारा संगीत भी है, ज्यादा मत थको, नहीं तो चेहरे पर थकान दिखेगी। आर्या मुस्कुरा दी। माँ, बस थोड़ा और पढ़ दूँ, फिर तैयार हो जाऊंगी। शाम का समय। संगीत सेरेमनी। राठौड़ मैंशन को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस बार डेकोरेशन गोल्डन और ब्लू थीम पर थी। पूरे लॉन में फेरी लाइट्स झिलमिला रही थी और स्टेज को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। और स्टेज के सामने बैठने का अरेंजमेंट किया गया था और साइड में खाने का। और जैसे ही आर्या अपनी फैमिली के साथ मैंशन पहुंची, सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। सुषमा जी आर्या की फैमिली के पास आई और सबसे मिलने लगी। फिर उन्होंने आर्या की नजर उतारी। आर्या ने झुककर सुषमा जी के पैर छुए। आज आर्या ने डार्क ब्लू और सिल्वर लहंगा पहना हुआ था। उसके लंबे बालों को खुला रखा गया था और उसकी हल्की सी स्माइल ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। उधर अभिमान पहले से वहां मौजूद था। उसने ब्लैक वेलवेट शेरवानी पहनी हुई थी और हमेशा की तरह ड्रेसिंग लग रहा था। जैसे ही आर्या गार्डन एरिया में आई, विवान की नजरें आर्या पर ही ठहर गई। आर्या और विवान को स्टेज के सामने रखे एक सोफे पर बिठा दिया, क्योंकि अब उसकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी। बाकी सब घर वाले और मेहमान भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सबकी नजरों के बचते हुए विवान ने आर्या का हाथ पकड़ लिया तो आर्या की जैसे धड़कनें ही रुक गई। वही सामने स्टेज पर पैड परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। लास्ट में सभी ने एक साथ ग्रुप डांस किया, जिसमें घर के बड़े बड़े भी शामिल हो गए। लेकिन अभी आज रात की कहानी यही नहीं थी। अब बारी थी एक सरप्राइज की। जैसे ही गाने की धुन धीमी हुई, अचानक रोशनी बंद हो गई। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले हुआ, जिसमें आर्या और विवान के बचपन की क्यूट तस्वीरें, उनकी सगाई और हल्दी की सेरेमनी झलकियां दिखाई गई थी। वे तस्वीरें देखकर सब भावुक हो गए और आर्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। विवान ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और हल्की आवाज में कहा, तुम रोती बहुत हो सनशाइन। आर्या ने उसे हल्का घूरा, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। और अब सबसे स्पेशल मोमेंट। हार्दिक ने अनाउंस किया, अब दूल्हा दुल्हन को एक साथ डांस करना होगा। जैसे ही हल्की रोशनी में स्टेज चमक उठा, बैकग्राउंड में हंसी बन गई कि मधुर धुन बजने लगी। आर्या स्टेज के एक किनारे पर खड़ी, उसकी सिल्वर ब्लू लहंगे में झिलमिलाती खूबसूरती और हल्की सी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी सामने से विमान धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो हर बार आर्या को बेचैन कर देती थी। तो होठों से कह ना सका, मैं आंखों से सुनता रहा। जैसे ही ये लाइनें गूंजने लगी, विमान ने आर्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हल्की झिझक के बाद आर्या ने अपनी मेहंदी से सजा हुआ हाथ उसके हाथ में दे दिया। विवान ने उसे हल्के से अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखें टकराई। उस पल जैसे सब कुछ ठहर गया, सिर्फ उनके बीच की अनकही बातें इनके बीच की अनकही बातें ही रह गई। हंसी बन गए। गाने के म्यूजिक के साथ दोनों ने हल्के हल्के कदम मिलाने शुरू किए। विवान ने अपनी बाहों में आर्या को घुमाया और जब वे वापस उसकी तरफ आई तो उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। तो आर्या के हाथ विवान के कंधों पर आ गए। विवान आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। विवान की नजरों में कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रही थी, शायद अपनापन, शायद कुछ और। जैसे ही गाना अपने आखिरी नोट्स तक पहुंचा, विवान ने आर्या को अपनी बाहों में थाम लिया और हल्के मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तो मानोगी कि मैं हार गया। आर्या के चेहरे पर हल्की गुलाबी रंगत छा गई और वे झेप कर मुस्कुरा दी। पूरा हॉल तालियों और सीटियों में गूंज उठा। लेकिन विवान और आर्या के लिए जैसे ये दुनिया कुछ पलों के लिए सिर्फ उनकी हो गई हो। पूरा माहौल तालियों और हुटिंग से गूंज उठा। पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, टू सोल्स वन डेस्टिनी, वी या फॉर एवर। आर्या और विवान एक दूसरे को
देख रहे थे। शायद वे पहली बार था जब विवान को महसूस हो रहा था कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल का भी बनता जा रहा है। शादी से पहले की आखिरी रात संगीत की हलचल खत्म हो चुकी थी। पूरा राठौड़ मैंशन धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन 2 दिनों में हलचल अभी भी बाकी थी। आज आर्या और उसकी फैमिली यहीं रुक गई थी क्योंकि फंक्शन कुछ ज़्यादा ही देर तक चला गया था और आर्या का सुबह एग्ज़ाम भी था जिसके लिए उसका रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था। आर्या उन्हीं के रूम में बैठी थी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। किताबें सामने खुली हुई थी, लेकिन दिमाग बार-बार शादी की तरफ भटक रहा था। कल उसका पहला एग्ज़ाम था और फिर रात को शादी। वे हल्के से अपनी मेहंदी भरी हथेलियों को देखने लगी, जहाँ बीच में विवान सिर्फ साफ लिखा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ सकते हो? आर्या चौंकी। ये आवाज़ तो विवान की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ अवनी आराम से सो रही थी। आप यहाँ? उसने घबरा कर दरवाजे की ओर देखा। विवान दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ में कॉफी के 2 कप लिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सोचा तुम्हें पढ़ाई के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो कॉफी ले आया। आर्या ने 1 कप ले लिया और धीरे से कहा, थैंक्स। विवान अंदर आ गया और आकर सोफे पर बैठ गया। वो किताबों की तरफ देखकर बोला, कल तुम्हारा पहला एग्जाम है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। आर्या उसकी बातों से थोड़ा सहज महसूस करने लगी। फिर हल्की चुप्पी छा गई। कुछ पल बाद विवान ने हल्के से कहा, सनशाइन। उसने नजरें उठाई। कल हमारी शादी भी है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिर झुकाकर बस हल्का सा हूँ कहा। विवान ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी हथेलियों को देखा, जहाँ उसका नाम मेहंदी में लिखा हुआ था। वो मुस्कुराया। नाम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुमने तो पहले ही दिखा दिया। आर्या झेप गई और तुरंत अपने हाथ छुपा लिए। विवान हंस पड़ा। कल से सब कुछ बदल जाएगा, पता है? आर्या ने धीरे से कहा। हाँ पता है, विवान ने हल्की आवाज में कहा। पर एक बात याद रखना, भले ही हमारी शादी कुछ वजह से हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसमें सच्चाई और अपनापन दिखा। कुछ देर बाद विवान उठा। अब तुम आराम करो और एग्जाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा कल एग्जाम के बाद। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर पलटा और हल्के से कहा, गुड नाइट मिसेस टू बी। आर्या की सांसें थम गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शादी से पहले की आखिरी रात एक नई सुबह की दस्तक दे रही थी। अगला दिन सुबह का समय। आर्या की फैमिली अपने घर चली गई थी। आर्या यहीं थी क्योंकि वे विवान के साथ कॉलेज जाने वाली थी। आर्या और अवनी तैयार होकर नीचे आई तो सुषमा जी ने तुरंत उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ इशारा किया। पहले ठीक से नाश्ता कर लो, फिर जाना। सुषमा जी ने प्यार से कहा। नाश्ता करते हुए अवनी बोली, बड़ी माँ भाई नहीं दिख रहे, वो हमें कॉलेज छोड़ने जाने वाले थे ना? सुषमा जी ने आर्या को जूस का गिलास देते हुए बोली, बेटा विवान तुम्हें खुद कॉलेज छोड़ने वाला था, लेकिन उसे अचानक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा। उसने तुम्हारे लिए ड्राइवर भेजा है। आर्या ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन मन में अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। लेकिन आर्या समझदार थी। वे इस बात को बखूबी समझती थी कि विवान के लिए उसका काम पहले है। अवनी ने आर्या के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। कोई बात नहीं, हम साथ जा रहे हैं ना? आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की और ब्रेकफास्ट करने लगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।